आज हम बात करेंगे आपके साथ लूप की सेकंड पार्ट को। हमने फर्स्ट पार्ट में लूप को 4 के जाना था। 4 में 2 था, एक 4 आई एंड 4 ईच को हमने जाना था और इस पे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी किए थे। अब हम बात करेंगे डू लूप के बारे में। डू लूप के भी 2 पार्ट है, डू व्हाइल एंड डू अनटिल। ठीक है? दोनों को हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम डू व्हाइल और डू अनटिल को समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि हमने जो 4 ईच लगाया, तो 4 ईच में क्या होता है कि स्टार्ट टू एंड होता है। तो डू व्हाइल एंड डू अनटिल लूप में होता क्या है कि डू फोर ईच में हमारे पास काउंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, या हम ईच 4 आई में स्टार्ट टू एंड देते हैं, या ईच में हम एक नंबर ऑफ सिलेक्शंस या ऑब्जेक्ट देते हैं। डू व्हाइल डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। कंडीशन, अब कंडीशंस क्या होते हैं, तो इसको एग्जांपल्स हम समझते हैं कि कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे डाले हुए हैं और मुझे इन नंबर्स के अगेंस्ट यहाँ 500 देना है। तो हम फोर लूप में बोलेंगे कि भाई 1 से 9 तक चलो, या 9 का हम निकालेंगे। फोर ईच में बोलेंगे जो सिलेक्टेड एरिया है वहां तक चलो। लेकिन मैं कंडीशन देना चाहता हूं कि कॉलम ए में जब तक नंबर मिलता रहे तब तक यहाँ पे 500 देता रहे। तो ऐसे केस में हम फोर ईच का यूज करेंगे। तो यहाँ हम करते हैं इंसर्ट मॉड्यूल, डुअल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आप इफेक्ट साथ साथ देख सकें। यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट और डू अंडरस्कोर 1 के नाम से हमने बनाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम देंगे लूप। सबसे पहले तो हम लेते हैं यहाँ पे r इक्वल टू 1 एंड डू while tells r row and 1 column is not equal to 0। उसके बाद हमने कर दिया सेल्स आर रो एंड 2 कॉलन, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगा 500। आर इक्वल टू आर प्लस 1 एंड इसको खत्म करने के लिए लूप लगाया जाता है। जैसे 4 के लिए नेक्स्ट होता है, ऐसे इसके लिए लूप होता है। जब इसको हम यहां से रन करेंगे तो अब देखिएगा यहां तक जैसे अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक मिला, ये बंद हो गया। तो डू व्हाइल लूप का काम क्या होता है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन बोला कि जो सेल्स नॉट इक्वल टू 0 हो तब तक चलता रहे। जैसे यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगा, इक्वल टू 0 आएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होते ही लूप खत्म हो जाएगा। जब तक ट्रू है तब तक चलता रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक कर दिया, तो अब जो है यहीं पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू हो गया ना, इसलिए यहीं पे आके रुक जाएगा। देखिए रुक गया। ठीक है? तो डू व्हाइल इसका होता है। अब डू व्हाइल हो गया, अब इसमें डू अनटिल की बात करते हैं। तो डू अनटिल का काम क्या होता है? तो डू अनटिल का काम भी सिंपल होता है, बस यहाँ पे इसकी कंडीशन चेंज करनी होती है, बस और कुछ नहीं। दोनों का काम सेम होता है, बस कंडीशंस अलग अलग हो जाती है। सर यहाँ भी नॉट इक्वल टू, अच्छा वाइल ही तो है, अनटिल लगाना होगा यहाँ अनटिल। ठीक है? तो ए डू वाइल ट्रू होने पे क्या चलता रहता है, फॉल्स होते ही बंद हो जाता है, लूप खत्म हो जाती है। और डू अनटिल क्या होता है, जब तक ट्रू है, जब तक क्या बोलते हैं फॉल्स है तब तक चलता रहेगा, और ट्रू होने पे ये अपने आप को खत्म कर देगा। समझ में आया? हाँ, दोनों का पोजीशन, दोनों का काम सिंपल है। कंडीशन के बिहाफ पे चलेगा, कंडीशन जैसे ही फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे
बंद हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। फोर लूप में था कि हम देखिए, फोर लूप में क्या हुआ कि हमें कंडीशन देना होता है, हमें देना होगा कि इतना बार चलना है। ठीक है, तो किसी को दिक्कत इसमें है? अब यहाँ पे क्वेश्चन सब ये करेंगे कि ठीक है, बात ओके, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, क्यों यूज करेंगे हम यहाँ इसको, तो हम डू वाइल फोर से भी कर सकते हैं ना, तो डू वाइल ही क्यों लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने समझने के आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन डू वाइल और डू अनटिल का एक अच्छा खासा यूज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, तो डू वाइल और डू अनटिल लूप जरूरी क्यों है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपको देखना होगा। मैंने यहाँ n इक्वल टू लगाया कि इनपुट बॉक्स, यहाँ बोला एंटर नेम, एंटर नेम, और हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया n को कि डिम n एज ए स्ट्रिंग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब ये रन होगा तो ये पॉपअप देगा। अब यूजर जो है इसमें डाले, नेम डाले या ना डाले, ओके कर दे, कैंसिल कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ रहा है सर? प्रोसीजर आगे जा रहा है। अब यहाँ पे रिक्वायर हो गया कि भाई आपको जैसे माइक्रो चलेगा, आपको तो नेम डालना ही डालना है। जब तक आप इसमें वैलिड नेम नहीं डालते हैं, तब तक इसके नीचे का माइक्रो नहीं चलेगा, तो डालना जरूरी है। तो अगर कोई अगर ब्लैंक पे ओके कर देता है तो मैसेज इनपुट बॉक्स वापस अपीयर हो जाना चाहिए, या कोई इसको कैंसिल कर देता है तो फिर भी वापस अपीयर हो जाना चाहिए। बात समझ में आया? अब यहीं पे प्रॉब्लम आया कि कैसे पता चलेगा यूजर को या प्रोग्राम को कि यूजर कितना बार ओके कैंसिल ब्लैंक करेगा, वो बराबर एंटर 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 दबाता भी रहेगा ना सर। तो यहाँ पे इसको कितना बार रिपीट करना है, इसकी कोई कोई लिमिट फिक्स नहीं है। बस एक कंडीशन है कि एम के एन के ऊपर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक अगर होता है तो इसको रिपीट करो। तो यहां पे लगाएंगे डू वाइल एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और देन करेंगे लो। अब इसको रन करते हैं, सॉरी उल्टा कर दिया, इक्वल टू ट्रू पे चलेगा ना वाइल। दिखा? अगर मैं कैंसिल करता हूं फिर वापस आ रहा है, ओके करता हूं आ रहा है ना सर? आ रहा है। अब जैसे इसमें मैं डाल दिया पूजा, ये क्या हो जाएगा, ये आगे प्रोसीड कर देगा। हम इसके जगह पे ये भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कोई पासवर्ड, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 कर दिया। अब इसको रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दूंगा, ओके करूंगा तो वापस आ जाएगा। आ रहा है ना? जब तक कि मैं 1 2 3 ना करूं, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक तरह से हम इसको सीट पासवर्ड की तरह भी डिपेंड कर सकते हैं कि भाई सीट पे जाना है तो पासवर्ड डालो, जब तक तुम पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक सीट पे एंटर ही नहीं होने देगा। क्योंकि जब तक ये पॉपअप हटेगा नहीं, तब तक आप सीट पे कुछ काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए तो चाहिए ही चाहिए, तो ये हम इसका यूज करते हैं। तो आप बताइए कि क्या इसको हम फोर लूप से कर सकते थे? रिपीटेशन फिक्स नहीं है ना, रिपीटेशन फिक्स नहीं है ना सर।
इसलिए क्या समझ में आया? अब चलिए एक रियल टाइम प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है? सो हमने लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था आपको कि भाई एक फाइल है, उसके अंदर कई सारे डेटा है, उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं? क्लब करना। लेकिन मान लीजिए वो डेटा जो है कई सारे शीट्स पे ना होके, कई सारे शीट्स पे ना होके आपका कई सारे फ़ोल्डर के फाइल में। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है डीटी का, ये देखिए फ़ोल्डर, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इन सारे वीडियोज़ का लिस्ट बहुत सारे ये है फाइल्स हैं, एक्सेल फाइल है। मुझे इन एक्सेल फाइल का लिस्ट एक्सेल पे चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे क्या चाहिए? मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उसमें बहुत सारे एक्सेल की फाइल हैं। मुझे इन सारे एक्सेल की फाइल को कहाँ चाहिए? एक्सेल शीट पे उसका पूरा लिस्ट चाहिए। तो इसकी पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे माइक्रो लिखेंगे, सब्जेक्ट। अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, फिर फाइल फाइल लेना सीख जाएँगे तो डेटा पुल करना भी सीखेंगे। सबसे पहले तो डेटा पुल करने के लिए मुझे फाइल चाहिए ना सर, बिना फाइल के डेटा पुल नहीं कर सकते ना। एफएन एज ए लिस्ट, एफएन एज ए स्ट्रिंग, ठीक है? और हम यहाँ हमारे पास एक फंक्शन होता है dir फंक्शन का, dir फंक्शन, dir फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ हमने लिया और यहाँ दे दिया स्टार डॉट एक्सएलएस एक्स या जो एक्सटेंशन है या सारे फाइल लिस्ट चाहिए स्टार डॉट स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है आपको टाइप ऑफ फाइल, तो हमने बोला कि नॉर्मल फाइल चाहिए। अब इसमें एफएन dir ने क्या किया, इस लोकेशन से जितने भी एक्सेल के फाइल हैं सारे फाइलों का लिस्ट ले लिया, बट एफएन को सिर्फ एक फाइल ही दिया उसने। अगर मैं यहाँ सेल पे आता हूँ कि सेल्स 1,2 अच्छा 1 सॉरी करते हैं डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ, तो ये आपको देखिए एक ही फाइल का लिस्ट देगा। अब दूसरे फाइल का नाम के लिए मुझे क्या करना होगा, एफएन के ऊपर इक्वल करना होगा dir, इसको रीलोड कहते हैं, समझे? ये दोबारा चला फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो एफएन को दूसरा फाइल नेम मिलेगा और फिर वो यहाँ पे A2 पे दूसरा फाइल डालेगा, देखिए डाला। फिर मुझे तीसरा फाइल चाहिए तो एफएन करना होगा और dir करेंगे ब्रैकेट ओपन क्लोज। जितना बार ए एफएन इक्वल dir चलेगा उतना बार वो अलग अलग फाइल लिस्ट देगा उसको, समझे? फाइल का नेम देगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम हुआ कि कैसे करें हम, क्योंकि अगर मुझे पता है कि भाई ये फाइल्स है तो आपको मेरे 500 फाइल है तो मुझे 500 बार लिखना पड़ जाएगा और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे फ़ोल्डर में कितनी फाइल है तो हम फ़ोर लूप लगा नहीं सकते। तो यहाँ एक कंडीशन है कि जैसे ही dir के पास सारे फाइल खत्म हो जाएंगे तो एफिन के ऊपर ब्लैंक लोड करेगा। क्या लोड करेगा? ब्लैंक। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक आर ले लेता हूँ क्योंकि रोल नंबर चेंज करने के लिए चाहिए ना सर, आर एज ए लॉन्ग। और यहाँ हम बोलते हैं कि r इक्वल टू आर प्लस वन, ठीक है? और यहाँ r कर देते हैं और इसको मुझे रन करना है जितना फाइल है तब जितना जब तक रन करना है तब तक कि dir एफएन के ऊपर ब्लैंक ना दे दे। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला वाइल, डू वाइल होगा, डू वाइल एफएन नॉट इक्वल टू ब्लैंक और इसको लूप में डाल, ठीक है? अब इसको जैसे रन कीजिएगा जितने भी फाइल लिस्ट थे सारे आए, समझ में आया? तो dir फंक्शन तभी काम करेगा जब हमारे पास डू वाइल होगा, फोर इस पे काम ही नहीं करेगा सर।
हाँ, 4 काम कर सकता है जब आप इसमें एक बार दे दीजिए कि भाई 1 इक्वल टू चले 10,000। आपको पता है कि मेरे मेरे पास सिस्टम में 5-10 फाइल होते हैं या 200-200 फाइलें होते हैं, तो आपने 10,000 कर दिया, फिर कंडीशन लगाओगे कि भाई जैसे एफएन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो तुम एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए इसका यूज हम करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब यहाँ पे दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या कहता है? दूसरा स्टेप यहाँ पे कहता है कि ये जो हमारा dir फंक्शन के जरिए हमने अभी एक मैक्रो बनाया, जिसमें हमने पूरे के पूरे फाइल लिस्ट ली। अब मुझे फाइल लिस्ट लेने से क्या फायदा? क्या मुझे इसके सारे के सारे क्या चाहिए? डेटा चाहिए एक सीट। तो यहाँ हम ए आर इक्वल टू +1 कर रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। इसी के ऊपर हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहला कोड क्या हुआ है कि उस फाइल पहले, सबसे पहले तो ये जो जिस फाइल में डेटा आ रहा है उसको रीड करना है, तो हमने कहा डिम WS एज ए वर्क बुक, और यहाँ पे हमने किया कि सेट WS इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक। ठीक है ना, क्योंकि फाइल जो चेंज होगी तो इस बुक का फिर दिक्कत होगा ना, इसलिए हमने WS पे सेट कर दिया। ठीक है, और इसका नाम हम डेटा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं कि वर्क बुक्स डॉट ओपन। ओपन कहाँ से होना है? तो पाथ हमारा यहाँ है ना, ऊपर पाथ, इसको ले लिया। अब प्रॉब्लम आता है कि भाई ओपन किसको करना है, तो फाइल का नेम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एफएन पे है, तो एफएन, तो फाइल हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अब इसके सीट नंबर 1 पे जाना है, सीट नंबर 1 पे जाना, डॉट सेलेक्ट कर, फिर रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, मतलब कि पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है, कंट्रोल ए करके करेंट रीजन कॉपी हो। उसके बाद मुझे इस WS पे, मतलब कि ये जो डेटा सीट है जहां पे मुझे पेस्ट करना है, वहां वापस आना है, WS डॉट एक्टिवेट। ठीक है, फिर उसके हालांकि डेटा सीट ही एक्टिव होगा, फिर भी सिक्योरिटी के लिए हम डेटा सीट पे आ जाते हैं, डॉट सेलेक्ट, और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, वो A65,000 वाला मेथड अपना के, डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0। अब इसको डॉट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल कर दीजिए, या फिर एक्टिव सीट डॉट पेस्ट कर दीजिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत दिन से यूज नहीं किया ना सर, इसलिए मैं सोचा कि इसी यूज कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे एफएन को यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड फॉल्स, कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स करें। ये क्यों करते हैं पता है सर? जैसे कोई एरिया हम कॉपी कर रखे हैं ना, अभी फाइल को बंद करेंगे तो पॉपअप देता है ना सर, तो एस्केप प्रेस करेंगे, इसका मतलब हुआ कि आप एस्केप प्रेस कीजिए तो ये हट जाए। ठीक है ना,
तभी तो हम इस फाइल को क्लोज कर पाएंगे ना, जो फाइल हमारे एफएन ओपन हुआ है उसको क्लोज कर पाएंगे। अब मुझे एफएन को क्लोज करना, वरना 10-12 फाइल ओपन हो जाएगी तो सिस्टम हैंग हो सकता है ना सर। वर्कबुक्स और एफएन को हमने कर दिया डॉट क्लोज, और हम फॉल्स मतलब सेव करते हुए क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा को कहाँ छेड़छाड़ करेंगे। और फिर एफएन फिर डीआईआर चलेगा, दूसरी फाइल आएगी, और पूरा पूरा का पूरा प्रोसीजर दूसरी फाइल के लिए चलेगा। ठीक है, रन करें इसको। हो गया सर। समझ में आ गया। सर ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें तो आपको भी करना चाहिए ना, सब मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। अब देखिए, मेन काम तो वो कर दिया। अब हेडिंग हटाना, हेडिंग डालना, सीट का नाम डालना, बाकी चीजें करना, ये सब चीजें तो छोटी मोटी चीजें आप भी कर सकते हैं ना सर। क्या? पूछिए। हम्म, 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 हम्म। उसके से फिर आपको ये लगाना पड़ेगा, अलग अलग कॉलम वाइज करना पड़ेगा। वही बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ हमने आपको समझाया कि डू वाइल लूप आप अच्छे से समझ गए, राइट? कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, चलिए, तो वही वही कंसेप्ट मैं आपको कब दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा फाइल यहाँ पे न्यू, एक एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, उसमें आज सब महाशिवरात्रि में लग रहा है सभी लोग जो है ना, भांग पी के सोए हुए हैं। लेकिन रात में पी के सो गए भांग। क्या हो सकते हैं, सुबह से भांग घोट रहे होंगे, तो भांग घोटने में टाइम लगता है। हम्म, हम्म। भोला बाबा सब मजाक बना रखा है। पता है, ये जो भांग और ये धतूर वगैरह भोला बाबा को चढ़ता है, इसके पीछे का कंसेप्ट पता है आपको सर? देखिए, देखिए, वो तो सर अलग चीज हो गई। मैं ये मान्यता कब से शुरू हुआ पता है आपको सर? देखिए, शिवरात्रि का नहीं, ये जो शंकर भगवान को ये विषैला चीज देने का, तो जहां तक मेरा रिसर्च कहता है, देखिए मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मोस्टली धर्म ग्रंथ हमने पढ़े हैं, और उसका जो मेन पर्पस है ना, वो भी मैं पढ़ चुका हूँ। तो जैसे मैंने एनालाइज किया है कि हमारे प्रकृति के अंदर में जितने भी विषैले तत्व हैं, राइट, जो कि इंसान को हार्मफुल, इंसान के लिए हार्मफुल है, थोड़ा मात्रा या ज्यादा मात्रा, मात्रा की बात नहीं करना, तो ऐसे चीज को कहीं ना कहीं समर्पित करना होगा ना, क्योंकि
पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग मंथन के समय भगवान शिव ने ही विष पान किया और विष को धारण करने की क्षमता भगवान शिव को ही है। इसलिए समाज क्या करता है कि ये जो विषैले पदार्थ होते हैं जिसको खा के लोग मर सकते हैं, ऐसे विषैले पदार्थ को भगवान शिव को अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, इसको धारण करने की क्षमता आप ही की है, इसको धारण कर हमारे प्रकृति को स्वच्छ करें, इसलिए दिया गया। अब कुछ लोग इसको थोड़ा मात्रा में सेवन करना शुरू किए नशा के लिए। अब नशा को अब कोई रोकेगा कि मैं क्या कर रहे हो तुम, तो क्या भोला बाबा का प्रसाद है, और भोला बाबा के ऊपर उन्होंने डाल दिया और उनके प्रसाद के रूप में सेवन करना शुरू कर। उसी तरह से शिवरात्रि, इसमें क्या बोलते हैं, सावन महीने में भोले बाबा के ऊपर जल अर्पित करने का, जल नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, दूध अर्पित करने का रिवाज था। तो रिवाज क्यों था? क्योंकि जब बरसात शुरू होता है तो एसिटिक रेन होती है, वायुमंडल में जमा हुआ सारे एसिटिक एंड हार्मफुल केमिकल पानी को साथ अब्जॉर्ब करके धरती पे गिरते हैं, और घास उस जल को अब्जॉर्ब करके घास भी विषैला हो जाता है। इसलिए तो सावन में साग वगैरह खाने के लिए मना करता है, हरी पत्ती साग, हरी साग खाने के लिए मना ही होता है, और खाते हैं तो पेट खराब होने का डर होता है जल्दी। तो अब दूध, दूध हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, तो उसको जो है वेस्ट इसे नहीं इसी नालियों में नहीं ना फेंक सकते। तो भगवान शिव को अर्पित करते हैं कि भगवान शिव, भी विषैले दूध की धार को धारण करने की क्षमता आप ही के पास है, आप ही धारण कर सकते हैं इसको धारण की। अब कुछ लोगों के पास पैसा नहीं था, दूध नहीं रह चढ़ा सकते थे, तो वो लोग जल चढ़ाना शुरू कर दिया, और जल चढ़ाने में मान्यता दे दी कि भगवान विष जब पान किए थे तो उनका शरीर काफी तप रहा था, तो शीतल करने के लिए तब से जल चढ़ाने की मान्यता एक अलग आ गई। लेकिन मेरे हिसाब से यही होता है। अब बाकी हर कोई अलग अलग धर्म को अलग तरीके से देखता है। धर्म क्या है? जीवन को जीने और देखने का अलग अलग नजरिया है, चाहे जो भी। एक रूल्स है, समझिए, एक कोडिंग समझिए ना, एक तरह से जैसे एक्सेल में काम करवाने का कोडिंग होता है ना, वैसे धर्म कोडिंग। धर्म की शुरुआत हुई थी समाज में नियम कानून से, भाई आपको हमारे कबीले में रहना है तो ये नियम मानना पड़ेगा। तो वही नियम आगे चल के धर्म बन गए। शुरुआत में जब मानव इकट्ठा रहने लगे तो कबीले, छोटे छोटे कबीले बने, तो कबीलों में रहने की जो नियम थे वही धर्म बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना धर्म पे हम बोलते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे, पता चला कि बीवी की क्लास ना होके बाबा बाबा जी की क्लास शुरू हो गई। मैं डेटा बना रहा था तब तक मैंने बोल दिया। नहीं, जैसे कि शिवरात्रि है, आज तो नहीं जा पा रहा हूँ, वरना मुझे घर गांव से बुलाहट आती है बराबर इन चीजों पे बोलने के लिए। जो हमारे नए युवा है, तो हमारे जो महंत है हमारे मंदिर के, वो कहते हैं कि तुम्हारी सोच आधुनिक है, धर्म को आधुनिक तरीके से तुम देखते हो, से तुम धर्म की जो सही परिभाषा है वो नए युवाओं को बताओ। तो मंचन होता है, कभी शिवरात्रि में होता है या सावन में होता है। तो शिवरात्रि में आज इस बार नहीं हुआ है क्योंकि गांव में हादसा हो गया, इस कारण से नहीं हुआ है। तो साल में दो दो तीन बार में जाता हूँ, हाँ, एक्सीडेंट वगैरह हो गए हैं तो हादसा हो गया है, कुछ जवान जवान बच्चे मरे हैं, इसलिए जो है इस बार नहीं हुआ, वरना आज मेरी बुलाहट होती, सभा लगता, लोग भांग पीते और भांग पीने के फायदे मैं गिनाता। अब भांग क्यों पी रहे हैं इसका भी फायदा बताता। लेकिन मैं नहीं पीता उसे, मुझे बर्दाश्त नहीं होती, नशा मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मैं कोई नशा नहीं करता एक्सेल के अलावा। जब तक शरीर उसको, शरीर की जरूरत, कोई भी चीज जब तक शरीर को जरूरत नहीं है तब तक क्यों पिएगा? हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, जो शरीर को जरूरत पड़ता है ब्रेन इंडिकेट करता है, बस ब्रेन को समझिए, उसी हिसाब से जिंदगी जिए। ब्रेन अगर भूख के प्यास पे इंडिकेट कर रहा है तो खाना खाइए।
तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि ये जितने भी डेटा अलग अलग सीट पे है ना, मुझे इन डेटा को एक सीट पे कंबाइन करना है, पहला, जो कि हमने इससे पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और यहाँ देते हैं कोडिंग सब्जेक्ट कॉपी, कॉपी डी के नाम से, कॉपी नहीं कर सकते, कोई भी रिजर्व वर्ड होता है। उसके बाद हमने यहाँ लूप लगाते हैं कि फोर आर इक्वल टू चले 1 to शीट्स डॉट काउंट -1, नेक्स्ट। और यहाँ पे हमने डेटा शीट बनाना पड़ेगा ना सर, एक शीट डेटा, तो डेटा शीट, ठीक है। और एक हेडिंग में लेके मैनुअली डाल देता हूँ, या फिर आपको तो जो तरीके बताए थे उस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सीट्स आई पे जाओ, डॉट सेलेक्ट रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। देन हम डेटा शीट्स पे आएंगे वापस, डॉट सेलेक्ट, और फिर रेंज A 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1 रो एंड 0 कॉलन डॉट, ये पे पेस्ट स्पेशल कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद होगा। तो इसकी मदद से क्या होगा कि जितने भी डेटा है वो सारा डेटा एक सीट पे मर्ज हो जाएगा। देख, सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, एक ही सीट पे, यहाँ देखिए कॉपी पेस्ट हो रहा है, सारा कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसमें संजीव गुप्ता जी का कहना है कि अगर मान लीजिए कि ये जैन यहां नहीं हुआ, यहां हुआ, और यहाँ पे हमने बोला कि अगस्त यहां नहीं यहां हुआ, तो तो एक गड़बड़ हो जाएगी ना सर। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इसी कोड को हमें कन्वर्ट करना है। तो अब मैं यहाँ सबसे यहाँ पे दो दो लूप चलेगी, क्या चलेगी, दो लूप। तो डेट यहाँ पे सीट एक कॉपी हटाया, इसको भी हटा, तो हम जाएंगे डेटा सीट पे सबसे पहले, राइट। और यहां हम करेंगे कि 4 j चले 1 to कितने कॉलम है, ये इसको ऑटोमेट कर दीजिएगा, फिलहाल हम मैनुअल कर देते हैं 13 कॉलम, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं हम दिम n एज ए स्ट्रिंग, और फिर बोलते हैं यहां कि n = सेल्स, और सेल्स में हमने बोला 1 रो एंड j कॉलम डॉट वैल्यू, ठीक है। लेकिन किसका, तो डेटा सीट का, याद रखिएगा। अब मुझे इसको यहाँ पे पहले सीट पे मुझे जाना है, यहाँ पहले सीट, और पहले सीट पे मुझे ढूंढना है कि जो हम जैन सर्च कर रहे हैं इस सीट में कहाँ है, नेम जो सर्च कर रहे हैं वो कहाँ है। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे कॉलम नंबर, तो सी एन, ऊपर हम एक वेरिएबल दे देते हैं CN = dim CN एज ए लॉग। अब यहाँ पे करेंगे हम CN = application डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, क्या करेंगे, मैच। मैच से बोलेंगे तुम n को ढूंढो कहाँ, तो ढूंढना है शीट्स, आई शीट्स के अंदर डॉट रेंज, तो रेंज में बोला कि पहला रो, यहाँ पे 1/1, तो मैच फॉर्मूला क्या करेगा, मैच फॉर्मूला उसका कॉलम नंबर सीएन पे दे देगा,
ठीक है, कॉलम नंबर सीएन पे दे देगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कॉलम नंबर तो ठीक है, रो नंबर कैसे पता चलेगा? तो भी हम करते हैं, तो हम वापस जाएंगे शीट्स आई क्यू सेलेक्ट करेंगे। अब वहां हम रेंज पे आते हैं, तो रेंज की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है सेल्स और ए 2 नंबर रो, क्योंकि हेडिंग में छोड़ रहा हूं, और कॉलम कौन सा? तो जो मैच ने रिजल्ट दिया है वो कॉलम, तो मैच ने किया है सीएन दिया है, सीएन आ गया, यहां से स्टार्ट होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि डेटा नीचे कहां तक है। क्या सर? तो नीचे के लिए हम लेंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड, अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो हम यहीं पे एक काम करते हैं, ये यहाँ पे आर ले लेते हैं, आर इक्वल टू ये दे देते हैं, लास्ट रो पता करने की, डेटा मुझे कहां तक उठाना है उसका, डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट रो, और यहाँ पे हम दे देंगे आर, आर रो एंड सी कॉलन, उसका डेटा उठा, उस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करेगा। क्या करेगा? कॉपी करेगा। अब मुझे पेस्ट कहां करना है? तो डेटा शीट पे पेस्ट करना है, तो मैं डेटा शीट पे वापस आऊंगा, आया, पर पेस्ट कहां करना है? तो मैं यहाँ पे पी आर ले लेता हूं, यहाँ पे कि डिम पी आर पेस्ट रेंज पेस्ट रो एज ए लॉन्ग, और पेस्ट रो जैसे मैं यहाँ सीट पे आ रहा हूँ ना, इसी को लेता हूँ कि पी आर इक्वल टू, और ए ही चलाता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको ये रो, ये लेता हूँ कि मुझे बता देगा डेटा कहाँ से लेना है। और फिर मैं लिखता हूँ सेल्स पी आर प्लस वन, और कौन सा कॉलम? तो जे कॉलम, और इसी में करता हूँ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल, और इसी प्रोसीजर को वो दोबारा दोहराता रहेगा। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट जे होगा ना, आई तो नीचे है ना, और ये डिलीट वाला सिस्टम हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखता हूँ। कोई एरर नहीं होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। हम्म, पहले रेंज सी वन, और अच्छा यहाँ पे सी एन होना चाहिए ना, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, चल रहा है। आ गया सर, और अब मैच कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि जैन पे मार्च है, ये फैब है, तो 81 होना चाहिए पूजा सिंह का दूसरे डेटा पे, तो यहाँ जो पूजा सिंह है, नीचे पूजा सिंह, एक मिनट, 41 में नहीं, 81 फरवरी में नहीं, 28 है, ये रहा पूजा सिंह, सॉरी 2 बार रिपीट है पूजा सिंह, यहाँ से लाल सिंह के बाद, तो लाल सिंह हुआ, ये 85 जनवरी में है, 81 फरवरी में है सर, यहाँ नहीं डाला ना, 1 फरवरी में डाला जबकि स्टार्टिंग में था यहाँ पे, लेकिन उसे दूसरे कॉलम पे डाला, तो परफेक्ट है। अब इसको समझते हैं एक एक करके कि आखिर वर्क कैसे करना है। ठीक है, इसको एफेक्ट करके रन करते हैं, तो इसको डिलीट कर दे।
तो यहाँ इफेक्ट हुआ, तो आई 1 हुआ, तो डेटा शीट पे आया, और पीआर मतलब रेंज की मुझे मेरा लास्ट डेटा जो लास्ट कहाँ है, लास्ट डेटा हमारा 1 पे है, तो इसने 1 दे दिया ना सर। फिर नेक्स्ट किया एन, इसने नेम को लिया और मैच बोला, पता चला कि नेम जो है पहले नंबर कॉलम पे है, तो सीट आई पे गया, यहाँ से ये नेम A2 से लेके A20 तक कॉपी किया। आपका 20 आ गया ना सर, A2 से लेके A20 तक इसने कॉपी किया, फिर डेटा शीट पे गया। अब हमने पीआर दिया था 1, 1 में 1 जोड़ दिया था 2, मतलब कि A2 पे नेम को पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट वापस गया और फिर एन पे जुड़ा जैन, फिर जैन को ढूंढा, जैन सीट में कितने नंबर पे, दूसरे नंबर कॉलम पे है। फिर यहाँ पे गया, ये दूसरा नंबर कॉलम का रेंज पता किया और फिर ये रेंज को डालते गया। देखिए, तो एक-एक कॉलम करके आइडेंटिफाई करके वो डेटा को डालता गया। समझ में आया? एक सीट पूरा होगा दूसरी सीट में। तो इससे होगा क्या? इससे दिक्कत क्या हुआ कि थोड़ी-सी माइक्रो की टाइम बढ़ गई। समझे? थोड़ा-सा माइक्रो का टाइम बढ़ गया और कुछ समझ। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा कोई फ़ील्ड किसी फ़ील्ड में ना हो, मान लीजिए कि अब मार्च का डेटा हमारे सीट नंबर 3 में नहीं है, तो वहाँ ये फ़ॉर्मूला एरर दे देगा, क्योंकि मैच को मार्च मिलेगा नहीं, और जब मार्च नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा। तो बताइए इसमें क्या करें? बताइए, कुछ बताइए। सबसे पहले मुझे यहाँ इसको करना होगा कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है? और यहाँ करना होगा कि इफ ई एरर इज ग्रेटर देन 0, देन नहीं, इक्वल टू 0 आप कीजिएगा, इक्वल टू 0, देन ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चले। अब इसमें क्या होगा बताता हूँ आपको। जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट दिया ताकि एरर होने के बाद भी माइक्रो में रुके नहीं, चलता रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरा माइक्रो कहीं पे एरर देता है, मैं एरर तो मैच ही देगा, मुझे पता ही है कि मैच ने एरर दिया, तो जो एरर होता है इसके ऊपर एरर कोड आ जाता है, जो भी एरर होगा वो एरर कोड आ जाएगा। और जैसे ही एरर कोड इस पे आएगा, इफ चेक करेगा कि अगर एरर कोड है मतलब कि जीरो नहीं है, तो नेक्स्ट हो जाएगा, इस पे कॉपी पेस्ट वाले कोड को वर्क ही नहीं करेगा। और जैसे एरर जीरो होगा तो कॉपी पेस्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक काम करता हूँ, सीट 1 से ही हम जनवरी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर दिए। अब जनवरी का डेटा नहीं, यहाँ पे आना नहीं, ब्लैंक आना चाहिए ना सर, क्या? इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब इसको रन कर, एक ही चला, उसका आगे नहीं चला क्यों? अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हुआ, एरर को वापस जीरो नहीं किया ना मैंने, ई एरर इक्वल टू जीरो, वापस रीसेट करना पड़ेगा ना एरर को। देखा, यहाँ ब्लैंक कर दिया ना। ठीक है, समझ में आया? अब बताइए कोई दिक्कत इसमें?
जी, जी। हुँ। तो एक काम एक बोलिए? हुँ। excel-vba.com ठीक है ना? ये समझ में आ गया आपको कि नहीं सर? तो आज के इतना रहने देते हैं।